अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है आई स्टार्ट किया हमने, तो हम आज ना कैलेजियन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ये शॉर्ट टॉपिक है बट एग्ज़ाम वाइवा और बीसीक्यू में बहुत ज़्यादा आता है। और मुझे पता है, जितना मुझे याद है, अभी 4th ईयर के एग्ज़ाम हुए तो ज़्यादातर ना आईलेट्स से बहुत ज़्यादा बीसीक्यूज़ आए थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो हम ज़्यादातर लास्ट चैप्टर को देखते हैं ना एग्ज़ाम के दिन। तो क्योंकि लास्ट हमें समझ नहीं आते, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्शनल होते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादातर उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो मोस्टली हमारे जो बीसीक्यूज़ आए थे वो ना आईलेट से ज़्यादा आए थे। तो पहले तो सही से पहले ना एक स्टार्ट बंदा होता है ना, स्टार्टिंग से बंदा सही से पढ़े। स्टार्ट का लेक्चर आना चाहिए, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ठीक है ना। अच्छा, अब बुक की लाइनें शफ़ी जतोई की। कैलेजियन इज़ क्रॉनिक स्टेराइल इन्फ्लामेटरी लाइपोग्रेनुलोमा ऑफ मेबोनियम ग्लैंड। ठीक है, अब इन वर्ड्स का पहले मतलब समझते हैं। क्रॉनिक मीन्स कोई चीज़ क्रॉनिक कब कहते हैं हम? जब कोई डिजीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन वाली लियन हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक। स्टेराइल कब कहेंगे? जब इन्फेक्शन जो है ना इनिशियली प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई बैक्टीरिया ने किस इन्फ्लामेशन नहीं की, कोई बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेराइल। इन्फ्लामेटरी मीन्स इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, लाइपोग्रेनुलोमा मीन्स लिपिड फैट मटेरियल के अगेंस्ट ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन बने, उसे हम क्या कहेंगे? लाइपोग्रेनुलोमा। फिर से बता रही हूँ, लिपिड फैट मटेरियल के अगेंस्ट ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन बने, उसे हम क्या कहेंगे? लाइपोग्रेनुलोमा। और किसका लाइपोग्रेनुलोमा? मेबोनियम ग्लैंड का, जो आईलिड की ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड है। जो मैंने आपको बताया था कि आईलिड मार्जिन्स में इसकी ओपनिंग होती है, टार्सल प्लेट में इसकी प्रेजेंस होती है। तो टार्सल प्लेट और ओपनिंग जो मार्जिन थी वो सारी आईलिड में हमने डिस्कस की थी। तो मतलब मेबोनियम ग्लैंड आईलिड में मौजूद है। बस आईलिड में जो थोड़ी ना पोजीशन थोड़ी अलग अलग होगी, मतलब होता है टार्सल प्लेट में और उसकी ओपनिंग होती है आईलिड मार्जिन्स में। ठीक है, तो कैलेजियन मेबोनियम ग्लैंड की ब्लॉकेज की वजह से क्रोनिक पेनलेस सोइलिंग होती है। मैं क्या कह रही हूँ, ये बात समझो कि कैलेजियन जो होती है मेबोनियम ग्लैंड की ब्लॉकेज की वजह से क्रोनिक स्टेराइल पेनलेस सोइलिंग होती है। ये जो वर्ड है ना, पेनलेस, पेनफुल, क्रोनिक, अक्यूट, ये चीज़ें, ये वर्ड्स जो होती है ना, बीमारियों को अलग 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 नेम से देती है। मैं आगे बताऊंगी कि अक्यूट अगर हो तो वो अलग बीमारी है, पेनफुल हो तो वो अलग बीमारी आएगी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप ये समझ लो कि मेबोनियम ग्लैंड जो होती है वो जो उसकी जब ब्लॉकेज हो जाए उसे हम कैलेजियन कहेंगे। और जस्ट ब्लॉकेज नहीं, ये कहोगे क्रोनिक स्टेराइल इन्फ्लामेटरी लाइपोग्रेनुलोमा मेबोनियम ग्लैंड। और ये पेनलेस स्वेलिंग होती है जो आईलिड में मौजूद होती है। पेनलेस स्वेलिंग होती है, ये बात आप लिख लो, पेनलेस स्वेलिंग होती है और क्रोनिक होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, ये स्टेराइल होती है। अच्छा, अब जैसे मेबोनियम ग्लैंड की ओपनिंग फॉर एग्जांपल ब्लॉक हो जाए, इस बीमारी में क्या होती है? ओपनिंग जो होती है ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? ऑयल बाहर नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है, ऑयल बाहर नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा, एक चीज़ निकल नहीं रही तो वो क्या होगी? कलेक्ट होगी। ग्लैंड के अंदर क्या होगी? वो कलेक्ट होगी। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगी? स्वेलिंग बन जाती है। अब आपको पता है कि आप अभी सोच रहे होंगे यार कलेक्शन फिर स्वेलिंग कैसे बन गई। अब यार आप छोटे बच्चे हो नहीं जो आपको ये चीज़ समझ में ना आई। एक चीज़ की स्टेसिस हो रही है और कलेक्शन हो रही है, तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो कहेगा भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, फिर हमारा प्लाज्मा सेल्स वगैरह आएंगे और वो इन्फ्लामेशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होंगे जो उस चीज़ को ट्रिगर करेंगे, जो उस चीज़ को बढ़ाएंगे, जो उस चीज़ अगर वो चीज़ हो, अगर वो बीमारी हो, तो इसकी जो इस बीमारी का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नंबर 1, ब्लीफराइटिस। बेसिक उसकी पॉइंट है, इस वजह से कहते हैं आय बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये ब्लीफराइटिस आपको पता होगा कि यार नहीं पता होगा, आई एम श्योर। अब मैं आपको बता दूँ ब्लीफराइटिस होता क्या है। ये जो होती है ना आईलिड मार्जिन्स जो होती है ना, जो हमने पढ़ा था आईलिड मार्जिन्स में आईलिशेस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए
उसे हम क्या कहेंगे, ब्लीफराइटिस। अगर ब्लीफराइटिस हो रहा है साथ में तो ज़रूरी है कि इसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा कैलेजियन की तरफ। ठीक है, तो ये ट्रिगर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 ब्लीफराइटिस, नंबर 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। आपको पता है डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है सॉरी, वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसमें ज़्यादातर यूनिट इन्फ्लामेशन ये होते रहते हैं। रिकरेंट कैलेजियन जो होती है ना, रिकरेंट कैलेजियन कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में। ठीक है, जो चीज़ मैं बता रही हूँ बेसिक उस पॉइंट बता रही हूँ। नंबर 3 सबूरिया, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं बट हर किसी की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक्सेसिव जो ऑयली सिक्रेशन होती है, एक्सेसिव ऑयली सिक्रेशन होती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है ग्लैंड में, इस वजह से एक्सेसिव ऑयली सिक्रेशन होती है मेबोनियम ग्लैंड की, सारे ग्लैंड्स की। इस वजह से जो मेबोनियम ग्लैंड भी होता है उसमें सारे ग्लैंड में से एक मेबोनियम ग्लैंड भी होता है, तो एक्सेसिव ऑयली सिक्रेशन की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसका भी ये रिस्क है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है कि अगर ये चीज़ हो जो तुम्हें मेबोनियम ग्लैंड की ब्लॉक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको ये वाली। इसमें क्या होती है, बॉडी मतलब जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं वो ऑयली सीक्रेशन ज़्यादा यूज़ कर मतलब ज़्यादा सीक्रेट करते हैं, कोई भी कॉज हो। ठीक है, इस वजह से ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं। उसमें से एक ग्लैंड हमारा मेबोनियम ग्लैंड भी होती है। अब पैथोजेनेसिस में बताऊंगी कैसे होती है। मैंने डेफिनेशन बता दी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बता दी, हर किसी को एक्सप्लेन भी कर दिया। नंबर 1 मेबोनियम ग्लैंड ब्लॉक, ओरिफिस जो मेबोनियम ग्लैंड की होती है वो हमारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ठीक है, लिपिड सीक्रेशन जो ग्लैंड में होती है वो अंदर रिटेन हो गई। ओके, उसके बाद क्या हो गया कि बॉडी उस रिटेन लिपिड के अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट करेंगी, जिसे हम लाइपोग्रेन्युलोमा कहते हैं। अब वो इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एपिथेलाइट सेल, जियांट सेल। ये जो सेल होती है वो ये रिएक्शन स्टार्ट कर देती है लाइपोग्रेन्युलोमा। और ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स, ये सारा प्रोसेस आईलिड में एक विजिबल स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कैलेजियन कहते हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। अपर आईलिड में ज़्यादा कॉमन होती है स्वेलिंग, क्यों, अपर आईलिड में पेनलेस स्वेलिंग होगी। अब मेरा आप लोगों के साथ सवाल है कि अपर आईलिड में क्यों मोस्ट कॉमन है। मैंने पहले बताया था कि 30 to 40 ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपर आईलिड में मौजूद होते हैं और 20 to 30 आई थिंक लोअर आईलिड में होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर स्वेलिंग कहाँ होनी चाहिए, किस एरिया में होनी चाहिए, अपर आईलिड में। तो अपर आईलिड में मोस्ट कॉमनली होते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड ज़्यादा मौजूद होते हैं और ये सवाल वाइवा में पूछते हैं। नंबर 2 पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग। ठीक है, पेन यूजुअली नहीं होता, एक मिनट मैं ये पहले लिख लूँ वर्ड क्योंकि बुक की लाइन है ना। पेनलेस ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, क्रोनिक है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। इंक्रीजिंग स्वेलिंग, ठीक है, तो क्या पेन यूजुअली नहीं होता, स्वेलिंग स्लोली ग्रो करती है, अक्यूट इन्फ्लामेशन की साइन एब्सेंट होती है। अगर कोई इन्फेक्शन अक्यूट होता है या कोई इन्फ्लामेशन अक्यूट होती है तो वो ग्रेजुअली नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं होती, वो रैपिड होती है और उसी टाइम हमें मेडिसिन की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, पेन एब्सेंट होता है कैलेजियन में। अपर आईलिड में स्वेलिंग होती है, लाइपोग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन है, ये चीज़ें ना रट लो। ठीक है, ओके। अच्छा, नंबर 3 पाल्पेशन के दौरान जब हम पाल्पेट करेंगे अपर आईलिड को तो हमें एक स्मॉल फर्म सख्त नोड्यूल फील होगा आईलिड के अंदर। जब हम आईलिड को पल्पेट करेंगे तो हमें स्मॉल फर्म नोड्यूल मिलेगा, एक चीज़ हम पल्पेट फील करेंगे देन ही हमें चीज़ मिलेगी ना।
देन ही हम कंक्लूड करेंगे क्या मिल रही है हमें। तो ये चीज़ भी आ सकती है कि एक पेशेंट आया था, हमने पल्पेट किया, हमें स्मॉल फर्म नोड्यूल मिला, तो आप लोग बताओ एक क्रोनिक लाइपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन है, आप ये बताओ ये कौन सी बीमारी है, नाम बताओ। BCQs में आ जाएंगे और उससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के सारे BCQs आएंगे और सभी एक जैसे होंगे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। जब हम पाल्पेट करेंगे तो स्मॉल फर्म नोड्यूल हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम लिड को इवर्ट करेंगे, जब छोटे होते थे हम लोग तो किसी को डराने के लिए हम लिड को एवर्ट करके ना ऐसे कंजक्टिवा दिखा के किसी को डराते थे। तो इसी तरह डॉक्टर लिड को एवर्ट करेगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि रेड पर्पल हो सकती है। अब देखो या ये आँख है ना, ये अब फॉर एग्जाम्पल प्यूपल है, ठीक है। अब जब आईलिड को हम इधर एवर्ट करें, इसको खींच के इधर ला रहे हैं, ठीक है, तो इसके ये जो है ना सारा कंजक्टिवा है, ये जो सारा कंजक्टिवा है, ठीक है। एक तो ये वाइटिश पार्ट होगा वो स्क्लेरा होगा, एक मिनट में सही नहीं बता रही शायद, ये प्यूपल है, ठीक है। ये पूरा वाइट पार्ट हमारा स्क्लेरा होगा, इसमें जो वेजल्स होंगी ना वो उसमें से कंजक्टिवा स्टार्ट हो रहे हैं। हम जब इवर्ट आईलिड को करेंगे ना तो इधर समझो एक कंजक्टिवा है, ठीक है। तो अब ये जो नोड्यूल अब इधर हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ क्या करेगी, नोड्यूल हम कंजक्टिवा की जो वेजल्स होती है, कंजक्टिवा की जो वेजल्स होती हैं, कंजक्टिवा रेड होता है ना, क्यों होता है रेड, वेजल्स की वजह से होता है। तो ये नोड्यूल क्या करेगा, वेजल्स को कंप्रेस्ड करेगा। एक चीज़ जब वेजल्स को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाए, कौन सा कलर आता है, रेड पर्पल आता है, ठीक है। पर्पल क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे कैलेजियन जो है ना कंजेस्ट कर रहा है वेजल्स को कंजेक्टिवल वेजल्स को कंजेस्ट कर रहा है, इस वजह से वो जो एरिया है हमारा पर्पल नज़र आएगा। इनकेस अगर वो रेड और फ्लैशी मास नज़र आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कैलेजियन है वो क्या कर रहा है, कंजक्टिवा को रेप्चर कर गया है, इस वजह से वो जो पार्ट है, वो जो एरिया है, हमें रेड और फ्लैशी मास नज़र आ रहा है। तो ये कब होगा, जब कंजक्टिवा को रेप्चर कर जाए कैलेजियन, देन ये रेड फ्लैशी होगा। अगर ये पर्पल है, लाइट पर्पल या इस तरह से कलर है, तो मतलब वेजल्स अभी कंजेस्ट हुई हैं, रेप्चर नहीं हुई। तो दो अभी आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो उसमें होगा एक पर्पल हो सकती है और फ्लैशी मास जब दिखेगा तब जब अगर लियन जो है ना कंजक्टिवा को रेप्चर कर जाए देन वो फ्लैशी मास दिखेगी, सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, नंबर 5, ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, अब विजन जो है ब्लर क्यों हो रही है, अब यह जाहिर सी बात है, अपर आईलिड में ज़्यादा कॉमन कैलेजियन है, कॉमनली वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, कॉर्निया को प्रेशर करेगा। ऊपर से क्या हो रही है, प्रेशर आ रही है, मैकेनिकल प्रेशर आ रहा है ऊपर से। तो जाहिर सी बात है जब कॉर्निया पर प्रेशर डालेगा तो विजन हमारी कमी होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हमारी कम हो जाएगी, रिफ्रैक्शन कम होगी तो हमारी विजन भी कम हो जाएगी। एस्टिग्मेटिज्म होगा, ये मैं बाद में बताऊँ क्या है। एस्टिग्मेटिज्म होगा, इसका अलग चैप्टर है भाई, पढ़ोगे। और ब्लर विजन भी होगी। तो मैं अभी इसको ओवरव्यू दूंगी, पहले इसको ख़त्म करता है, ठीक है। कॉर्निया पर प्रेशर आएगा और एस्टिग्मेटिज्म होगा, इस वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होगी। अब ये भी सवाल हो सकता है, प्रोफेसर आप लोगों से पूछेगा कि भाई कैलेजियन में ब्लरिंग ऑफ विजन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। आप क्या कहोगे, भाई अपर आईलिड में कैलेजियन हो रहा है मोस्ट कॉमनली, तो इस वजह से कॉर्निया पर प्रेशर डालेगा और वो एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस करेगा और इस वजह से हमारी रिफ्रैक्शन पावर कम हो जाएगी और इस वजह से ब्लर हमारी विजन हो जाती है, ठीक है। अब इसका फेट क्या है, मीन्स की कोर्स क्या है कैलेजियन क्या। अच्छा, नंबर 1 फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन, मीन्स कि ये खुद ब खुद डिसअपियर हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 तो ये है, ठीक है। नंबर 2 कैलेजियन सिस्ट बन सकती है, मेबोनियम जिसे हम कहेंगे, मेबोनियम ग्लैंड सिस्ट कहेंगे। वो क्यों, लिक्विफाई होकर थिन फाइब्रस सेक बन जाता है, ठीक है। अगर एक स्वेलिंग उसमें फ्लूइड आ जाए तो वो सिस्ट बन जाएगी, ठीक है। नंबर 3 उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है, हार्ड नोड्यूल बन सकता है, कि वहाँ प्लाज्मा सेल सब आएगी तो वो हार्ड नोड्यूल बन सकता है। कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, वेरी हार्ड नोड्यूल बन सकता है, वेरी हार्ड नोड्यूल, सिर्फ हार्ड नोड्यूल फाइब्रोसिस, वेरी हार्ड नोड्यूल कैल्सिफिकेशन।
इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सप्यूरेशन लाइक अक्यूट वगैरह, ये भी किसी का ना प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा अगली डिजीज़ में। जिसको कैलेजियन होगा तो वो ये इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मीन्स कि कहने का मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बर्स्ट हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया थ्रू कंजक्टिवा, कंजक्टिवा से रप्चर होकर फ्लैशी मास बन जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बताया आपको। नंबर 1 स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन, ठीक है, सिस्ट, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, इन्फेक्शन, बस्ट। ये चीज़ें याद कर लो, मुश्किल है, मुझे तो नहीं लग रही। ठीक है, अब हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन कैसे क्या हो सकती है। मैकेनिकल टॉसिस जो मैंने आपको बताया कि अपर आईलिड को जब वो प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, वो ड्रोपिंग हो जाएगी आईलिड की, उसे हम क्या कहेंगे, टॉसिस। अब ऊपर से अगर कोई वज़न आ रहा है, ऊपर से कोई अगर प्रेशर डाल रहा है तो हम उसे मैकेनिकल कहेंगे। इंटरनल कोई नर्व का मसला नहीं है जो हम न्यूरोजेनिक टॉसिस कहें, मैकेनिकल है। कोई ऊपर स्वेलिंग है, उसने टॉसिस क्रिएट किया है तो हम उसे क्या कहें, मैकेनिकल टॉसिस। हैवी स्वेलिंग आईलिड के नीचे गिरा देती है। अच्छा, नंबर 2 एस्टिग्मेटिज्म, स्पेशली अपर आईलिड कैलेजन की, क्योंकि अपर आईलिड में जो कॉर्निया होता है वहाँ पे ज़्यादातर विजिट मैं आपको बताऊंगी कॉर्निया कहाँ का होता है, उसकी विषय पर भी मैं बताऊंगी। कॉर्निया पर जब प्रेशर डालेंगे तो वो एस्टिग्मेटिज्म होगा। जब आई जो कॉर्निया की ना इरेगुलर सा स्ट्रक्चर हो जाए इस कैलेजन की वजह से, तो वो एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस करा है। इस वजह से रिफ्रैक्शन जो पावर होते हैं, जो रिफ्रैक्शन जो फोकाई होते हैं, वो 2 बन जाते हैं। इस वजह से हमारी ब्लर हो जाती है विजन। ठीक है, अच्छा, ये 2 चीज़ें कॉम्प्लिकेशन। नंबर 1 कौन सी थी, मैकेनिकल टॉसिस, एंड नंबर 2 एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म मतलब मोस्ट कॉमन ये दोनों जो चीज़ें हैं ना अपर आईलिड की स्वेलिंग की वजह से होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे, अब ये यार चीज़ इंपॉर्टेंट। सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, सॉरी एडिनोमा, फर्स्ट एडिनोमा देन सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर एंड देन दिस इज अ important differentiation, especially recurrent कैलेजियन in elder। मैंने क्या कहा अभी, अगर फॉर एग्जाम्पल BCQs में है कि रिकरेंट कैलेजियन इन एल्डर पेशेंट, तो डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होगा, ये सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा होगा। रिकरेंट कैलेजियन हो रहा है, ठीक है, तो यह डायबिटीज मेलाइटिस से उसे इस वजह से हो रहा है, यहाँ तो फिर उसे सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा इस वजह से हो रहा है। दोनों में से किसी कोई एक चीज़ होगी। हमने देखा भी डायबिटीज मेलाइटिस में भी मोस्ट चांसेस ये हैं, हम कार्सिनोमा को भी रूल आउट करेंगे। अगर रिकरेंट कैलेजियन एल्डर पेशेंट में है तो हम ज़रूरी है कि हमें पहले हम एक्सक्लूड करें सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। ठीक है, रिकरेंट कैलेजियन इन ओल्ड एज सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जब तक प्रूव ना हो तब तक हमें यही शक होगा कि सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है, वाइवा पॉइंट है। ठीक है, नंबर 3 सार्कॉइड ग्रेन्युलोमा, ऑटोइम्यून डिजीज है। डर्मल ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा। मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई, एक्सेस, सबीशियस ग्लैंड एडिनोमा, सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, कैलेजियन, रिकरेंट कैलेजियन इन एल्डर पेशेंट, सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये चीज़ याद कर लो आप लोग, जब तक प्रूव ना हो तो ये हमें सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा ही लगेगा, जब तक हम इसको एक्सक्लूड ना करें ओल्ड एज में अगर रिकरेंट कैलेजियन हो रहा है तो। नंबर 3 सार्कॉइड ग्रेन्युलोमा, डर्मल ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शन, देन फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा। ठीक है, S3DF। ओके, अब हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट। अब एक्सवेलिंग है, हम क्या करते हैं, कोई हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे हम पहले। उसमें से नंबर 1 है एक्सप्रेशन या कंप्रेशन, एक्सप्रेशन या कंप्रेशन।
अगर ये फ्रेश लियन हो, अभी अभी हुई है, तो उसमें ये यूज़फुल होता है, वरना ये नहीं होता। अगर एक फर्म नोड्यूल बन गई है, उसमें कितना भी आप लोग कंप्रेस करोगे नहीं होगी सही। अगर फ्रेश लियन है, सॉफ्ट सी हैं, तो हम जब कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ ब्लड वेजल्स रुक जाएगी, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था इन्फ्लामेटरी वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से हमारी थोड़ी इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। ठीक है। नंबर 2, वार्म कंप्रेस। ठीक है, सेवरल टाइम्स डेली। ओके। अच्छा, ये क्यों हम करते हैं? ऑयल को सॉफ्ट करती है और ड्रेनेज इम्प्रूव करती है। ठीक है, ऑयल को ये क्या करती है? सॉफ्ट करती है, मीन्स कि ज़्यादा थिक सॉइल सीक्रेशन है तो उसको सॉफ्ट करके ड्रेनेज को ईजी बनाती है। सही है। नंबर 3, टॉपिकल स्टीरॉयड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। ये बात हो गई। और नंबर 4, टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स। ये चीज़ याद कर लो, टॉपिकल स्टीरॉयड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। अब अच्छा, बाद में हम BCQs में आएंगे। ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा क्या? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो हमने सारी बता दी। उसमें हम क्या करेंगे? एक तो हम एक्सप्रेशन, कंप्रेशन, वार्म कंप्रेशन, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह और टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी। नंबर बी, दूसरा क्या करेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। अब वो कौन सी होगी ड्रग? ट्राई माइसिनोलोन या माइकनोलोन एसीटोनाइड। अब मैं दूसरी बार लिखती हूँ, ट्राई माइकनोलोन एसीटोनाइड। ये इंजेक्शन हम देते हैं थ्रो कंजक्टिवा लियन में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हम कंजक्टिवा लियन है ना उसमें इंजेक्ट करते हैं। अबाउट 80% उसकी सक्सेस रेट होती है। और इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि ये मल्टीपल कैलेजोन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर एक कैलेजोन ख़त्म ही नहीं हो रही है और मल्टीपल हो रही है तो उसमें हम ट्राइमाइसिलोन एसीटोनाइड इंजेक्शन थ्रू कंजक्टिवा लियन हम वो रूट हम फॉलो करेंगे। देन सक्सेस रेट 80% चांसेस हैं कि वो सही हो जाए। सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक कब देंगे? अगर वो एसोसिएटेड हो एक्नी रोज़ेशा से और ब्लीफाइटिस से। अगर कैलेजियन के साथ ये एक्नी रोज़ेशा है और ब्लीफाइटिस है तो हम सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। नंबर सी, सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसमें हम क्या करें? मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट कौन सी होती है? प्रोसीजर हमारा इंसिजन एंड क्यूरिटेज होती है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है जो हम कैलेजियन में यूज़ करते हैं। INC, क्यूरिटाज, इंसिजन एंड क्यूरिटाज। ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या है? पहले हम लिड को एवर्ट करेंगे। अच्छा, लिड को एवर्ट करके कंजक्टिवल साइड से हम वर्टिकल इंसिजन देंगे ऐसे। ठीक है। और कंटेंट जो भी सारे हैं कैलेजियन के वो हम क्या करेंगे? क्यूरिटाज करेंगे, क्यूरेट करेंगे। ठीक है, इंसिजन करेंगे देन क्यूरिटाज करेंगे। कंजक्टिवल साइड से हम कौन सी इंसिजन देंगे? वर्टिकल इंसिजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट BCQs। पोस्ट ऑप के लिए हम क्या करेंगे? यार ये आप लोगों को स्टेप्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये पूछ सकते हैं कि भाई हम कौन सी इंसिजन देते हैं, तो कंजक्टिवल साइड हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं। पोस्ट ऑप में हम टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड ड्रॉप देते हैं। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन के चांसेस पोस्ट ऑपरेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ होते हैं। एक चीज़ को हम खोल रहे हैं, ठीक है ना, इंसिजन दे रहे हैं, तो एक चीज़ जब खुलती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ड्रॉप्स दे देते हैं 3 to 4 टाइम्स डेली 1 वीक के लिए। 3 to 4 टाइम्स डेली 1 वीक के लिए हम पोस्ट ऑप टॉपिकल स्टीरॉयड एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन के रिस्क को, चांसेस को कम करने के लिए। दूसरी बीमारी है सेम इसी तरह की, मार्जिनल कैलेजियन।
अब ये क्या है कि मेबोनियम डक्ट जो होते हैं ना, में कैलेजियन डेवलप हो जाती है। मैंने ओरिफिस की बात की तो उसमें कैलेजियन होगी। मार्जिनल मतलब जो मेबोनियम जो डक्ट है ना, उसमें कैलेजियन डेवलप हो जाए तो उससे हम कहेंगे जो लिड मार्जिन पर रेडिश नोड्यूल की तरह प्रोजेक्ट करता है। समझ रहे हो? हमने कैलेजियन की बात की कि मेबोनियम ग्लैंड जो है वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाता है। वो हमारा कहाँ मौजूद था? टार्सल प्लेट में। और मैंने आईलिड के ओवरव्यू में ये बताया था कि आईलिड मार्जिन्स में से, आईलिड मार्जिन में मेबोनियम ग्लैंड का डक्ट और ओरिफेस होती है। ठीक है, अगर डक्ट ओरिफेस, अगर डक्ट ब्लॉक हो जाए और उसमें कैलेजियन आ जाए तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल कैलेजियन। मेबोनियम ग्लैंड के मसला हो तो कैलेजियन टार्सल प्लेट में, अगर इसमें डक्ट में मसला हो तो मार्जिनल कैलेजियन। बाकी सब कुछ सेम है। ट्रीटमेंट और फीचर नॉर्मल कैलेजियन जैसे ही होते हैं। ठीक है, अब बाद में आपको हॉडिलम बताऊंगी, वो ना मतलब अभी बता रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद ये अलग वीडियो होगी हॉडिलम की। कैलेजियन और हॉडिलम की ना हम डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट देखते हैं कौन कौन सी है। अब कैलेजियन जो होती है ना C4 कैलेजियन, C4 क्रोनिक। हॉडिलम क्या होती है? अक्यूट होती है। ये पेनलेस होती है। क्रोनिक है तो मतलब कोई लॉन्ग ड्यूरेशन चल रही है तो पेनलेस ही होगी, इस वजह से मसला नहीं कर रही। ये पेनफुल है। ये स्टेराइल इन्फ्लामेशन है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये मेबोनियम ग्लैंड को इफेक्ट करता है और ये जीज एंड मोल्स को इफेक्ट करता है, जो मैंने आईलिड मार्जिन्स के बताए थे ग्लैंड्स। ये फर्म नोड्यूल होता है और ये टेंडर स्वेलिंग होती है। टेंडर मीन्स कि जिसको टच करते हुए मतलब हमें दर्द हो। तो एक चीज़ अंडरस्टूड है, अगर कैलेजियन C4 क्रोनिक है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्रोनिक कोई चीज़ है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल रही है, तो मतलब वो पेनलेस होगी, देनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल रही है और स्टेराइल इन्फ्लामेशन है और मेबोनियम ग्लैंड को इफेक्ट कर रही है, और इस वजह से क्रोनिक है तो फर्म नोड्यूल तो होगी, कोई सॉफ्ट सा नोड्यूल तो होगा नहीं। फर्म नोड्यूल, लॉन्ग ड्यूरेशन है तो वो नोड्यूल जो है ना फर्म में कन्वर्ट हो गया, सेल्स आ गए इन्फ्लामेटरी और उसको फाइब्रोस्ट करके उसको फर्म नोड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, कैल्सिफिकेशन होकर फर्म नोड्यूल में कन्वर्ट हो गई। हॉडिलम एक अक्यूट पेनफुल इन्फेक्शन है जीज एंड मोल्स ग्लैंड का, और उसमें टेंडर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आपको आनी चाहिए, और ये यहाँ से BCQ यार मोस्ट इम्पोर्टेंट यार। आई ईजी है पर उसको रट्टा लगाने वाला जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, रट्टा बंदा भूल जाता है। तो इस तरह से जैसे हमने अभी बताया C4 कैलेजियन, C4 क्रोनिक, इस तरह से अगर आप लोग याद करोगे ना तो उस टाइम पेपर के टाइम आपको ना सारी चीज़ें आई थिंक ईजी लगेंगी। ठीक है, अच्छा अब ये BCQs आ सकता है भी, कैलेजियन क्या है? क्रोनिक स्टेराइल लाइपोग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ मेबोनियम ग्लैंड। सॉरी, ये BCQs पॉइंट एक हो गई। सारी जो मैं बता रही हूँ ना BCQs पॉइंट अलग पेज में लिख लो। मोस्ट कॉमन साइड इसकी कौन सी होती है? अपर आईलिड। कैलेजियन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन साइड अपर आईलिड। वाई में पूछ सकते हैं अपर आईलिड क्यों? क्योंकि अपर आईलिड में मोस्ट कॉमन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वाई ब्लरिंग ऑफ विजन, सॉरी, because of pressure on cornea causing astigmatism। प्रेशर की वजह से एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, इस वजह से हमारी ब्लर होगी विजन। बताऊंगी एस्टिग्मेटिज्म के लास्ट वीडियो में, बताऊंगी एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या होती है कैलेजियन की? कॉमन ट्रीटमेंट कह रहा है, ये सर्जरी मेडिकल नहीं कह रहा, स्पेसिफिकली मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट कह रहा है। यार BCQs के पहले वर्ड्स को समझना के क्या है, ऐसे ना कि कंप्रेशन और ना एक्सप्रेशन और कंप्रेशन मेथड हो जाएगा। BCQs में 2-3 ऐसे वर्ड्स होंगे ना, एक्सप्रेशन, कंप्रेशन, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, स्टीरॉइड, और बाद में लिखे गए कि इंसीजन एंड क्यूरेटाज। तो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट हमारी होती है इंसीजन एंड क्यूरेटाज होते हैं।
भले आपको कैलेजियन की सारी ट्रीटमेंट BCQs में ऑप्शन ए बार लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन कंप्रेशन मेथड, ऑप्शन 2 लिखा हुआ है टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ड्रॉप्स, ऑप्शन 3 लिखा हुआ है कि वार्म कंप्रेशन मेथड, और ऑप्शन 4 लिखा हुआ है कि इंसिजन एंड क्यूरेटाज। तो आप लोग देखोगे यार बुक में तो फर्स्ट कंप्रेशन और स्पेशल लिखा था, मोस्ट कॉमन मुझे लगता है यही होगा। नहीं, इंसिजन एंड क्यूरेटाज फर्स्ट मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है हमारी कैलेजियन की। ड्यूरिंग ड्रग इंजेक्टेड, अच्छा ड्रग हम कहाँ इंजेक्ट करते हैं कैलेजियन में, किस साइड, मैंने आपको बताई थी, कंजक्टिवल साइड। और कौन सी ड्रग होती है वो, ट्राइमाइकेनोलोन एसीटोनाइट। यार प्रोनाउंसिएशन हर कोई बंदा अलग अलग करता है, ठीक है। ओके, रिकरेंट कैलेजियन हो तो क्या सस्पिशियस हो सकता है, सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, ठीक है। रैबिट्स मेलाइटिस को बाद में हम रूल आउट, पहले हमें इसको रूल आउट करना है। जब तक ये रिजल्ट नेगेटिव ना हो तब तक हमें सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा ही लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं BCQs बता रही हूँ। कैलेजियन इज इन्फ्लामेशन ऑफ, नंबर ऑप्शन ए जीज ग्लैंड, नंबर ऑप्शन बी मोल्स ग्लैंड, ऑप्शन सी मेबोनियम ग्लैंड, ऑप्शन डी लैक्रिमल ग्लैंड, ऑब्वियसली मेबोनियम ग्लैंड। अच्छा, टिपिकल कैलेजियन इज नंबर ए पेनफुल, नंबर बी acute, नंबर सी पेनलेस, नंबर डी प्रूलेंट। पेनलेस मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैलेजियन अपर आईलिड में। ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज परसिस्टेंट कैलेजियन इज इंसिजन एंड क्यूरेटाज। रिकरेंट कैलेजियन इन ओल्ड एज सजेस्ट सबीशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, ठीक है। सो ये था कैलेजियन कंप्लीट टॉपिक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल, आई होप सो आपको लगी हो, आई एम श्योर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी, एक तो मैं ना आपको ना आई का स्ट्रक्चर बताऊँ, आप लोगों को पता होगा या नहीं, मुझे लगा था कि आपको पता होगा, इस वजह से ना मैंने नहीं बताया। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ अभी ना। ये हमारी आई है, ठीक है। हम जिस तरह से ना एक बंदा होता है ना, इस तरह से नाक हो, और ये नाक कैसे होता है, इस तरह से होता है, और ये मतलब समझो ये लिप्स हैं, इस तरह से एक बंदा है, ठीक है। और ये जो है ना हमारी आँख है, ठीक है। और इसमें से जो ये जो होता है ना, ये पार्ट ट्रांसपेरेंट वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये हमारा कॉर्निया होता है, ये वाला, ठीक है। तो अब हम अलग से जैसे मतलब कॉर्निया को डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है, सारे स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करते हैं डिस्कस इस तरह से। ये जो पार्ट था ना हमारा, ये वाला पार्ट हम अलग से बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से होता है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती। ये हमारी क्या है, सिलियरी बॉडी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लेंस, ठीक है। और ये चीज़ हमारी विट्रस, ये विट्रस बॉडी है, ठीक है। ये सिलियरी बॉडी है, और ये जो हमारी सारी चीज़, ये जो था वो हमारा लेंस है, ये हमारी क्या है, सिलियरी बॉडी है। और ये जो है हमारी ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्निया है, ठीक है। और ठीक है, ये सिलियरी बॉडी, और इसमें से जो चीज़ें लेंस के साथ जुड़ रही है ना, ये आइरस है, ठीक है। और कॉर्निया के बाद फिर ना स्क्लेरा स्टार्ट हो जाता है, वाइटिश पार्ट। और कॉर्निया स्क्लेरा के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्बस, ठीक है। और पीछे जो है ना विट्रस के साथ ये सारा जो रोटेज है ना, रेटिना है, अंदर जा रहे हो ना एक, ठीक है। फिर कोराइड देन ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको आई थिंक नहीं, आप लोग ना गूगल में सर्च कर लो ना, ये पिक पड़ी हुई है सारी। ये कॉर्निया है, ये सिलियरी बॉडी है, और इसमें से आइरस है, ये लेंस है, देन ये विट्रस बॉडी है पूरी, और इसके बाद कॉर्निया है, नहीं इसके बाद ये रेटिना है, ये स्क्लेरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे लिम्बस हो जाता है, इस तरह से पूरी मतलब है, ठीक है। तो मेरा बताने का ये मकसद था कि कॉर्निया क्या होता है, कि जैसे ये एक इंसान ऐसे साइड में ना खड़ा हुआ है, ठीक है, ये नाक और लिप्स है, इसमें जो ये आँख है ना और इसके जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में नज़र नहीं आता वो कॉर्निया है। आप लोग अगर गूगल करोगे ना, आप लोगों को अच्छी वाली पिक्स आ जाएंगी सामने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब इसमें ये क्या था कि मुझे एस्टिग्मेटिज्म समझाना था आप लोगों को। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है ना एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें कॉर्निया या लेंस परफेक्टली राउंड नहीं होते, ठीक है। नॉर्मली कॉर्निया फुटबॉल की जगह परफेक्टली बाल जैसी होती है, इस तरह से बाल जैसी होती है।
अगर एस्टिग्मेटिज्म में थोड़ा जो है ना कॉर्निया या लेंस ना अनईक्वल साइज़ हो जाए, ठीक है ना, कॉर्निया अनईक्वल कर्व्ड हो जाती है, लाइट रेज जो होती है ना इस वजह से एक पॉइंट पे फोकस नहीं होते हैं, दो फोकस बन जाते हैं, ब्लर्ड या डिस्टॉर्टेड विजन इस वजह से बन जाती है, एक यहाँ पे इमेज बन गई, एक यहाँ पे इमेज ब्लर्ड इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो एक्लेजियन जो होता है, तो एक्लेजियन में एस्टिग्मेटिज्म कैसे होता है, तो वो कॉर्निया पर प्रेशर डालता है, इस वजह से एक चीज़ फॉर एग्जांपल ये आँख या अपर आईलिड में एक स्वेलिंग है, प्रेशर डाली तो कॉर्निया क्या होगी, इस तरह से होगी, ठीक है ना। स्पेशली 12 o'clock पोजीशन में ये मतलब मैकेनिकल मतलब प्रेशर डालेगा तो कॉर्निया की शेप क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, एक चीज़ हमारे अंदर से ना प्रेशर डाल रही है, तो ये एक पहले इस तरह से था, प्रेशर की वजह से ये इस तरह से बन गई है। तो टेम्प्रेरी एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो जाती है जब ना स्वेलिंग अगर सही हो जाए तो एस्टिग्मेटिज्म हमारा सही हो जाता है, कोई परमानेंट एबनॉर्मलिटी नहीं है, टेम्प्रेरी है। सेकेंडरी टू द कैलेजियन की वजह से ये हो रही है, कैलेजियन खत्म हो जाए देन वो सही हो जाएगी। लार्ज कैलेजियन जो होता है ना प्रेशर कॉर्निया में डालेगा, इस वजह से एस्टिग्मेटिज्म होगा, इस वजह से हमारी ब्लरिंग ऑफ द विजन हो जाएगी। अच्छा, लोअर आईलिड में जो है ना पेनलेस लोकलाइज स्वेलिंग होती है लोअर आईलिड में भी, अगर कैलेजियन लोअर आईलिड में आ जाए तो स्किन मोस्टली नॉर्मल लग रही होती है, स्वेलिंग जो है ना आईलिड सबस्टेंस में होती है या क्रोनिक कैलेजियन स्लो कर रहा है तो वो नॉर्मल लोअर आईलिड होती है, ऐसा कोई मसला नहीं होता, उसमें ब्लर वगैरह ये नहीं होती, ठीक है ना। तो ये था कैलेजियन, बेसिकली मैंने रिपीट सही से बता दिया आप लोगों को। अच्छा, ये वीडियो मैंने एडिट नहीं करूँगी, जो भी गलतियाँ आ रही हैं वो आप लोग देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।